वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। लेकिन आप सब खैरियत से होंगे व्यूवर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरहान खान जो कि डाइटिशियन हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हार्ट के जो मसल्स हैं उनको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। क्या मेडिसिन ही उनका हल है या क्योंकि विंटर का सीज़न है और लोग ये समझते हैं कि सरसों का तेल जो है वो हमारी शरीयानों में जमता नहीं है और दिल के लिए बहुत अच्छा है। तो चलते हैं फरहान की जानिब और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो सरसों के तेल से मुतालिक एक सुनने को मिलती है बात कि ये जमता नहीं है, दिल की बीमारियों के लिए या किसी भी बीमारी के लिए आप बाकी घी ऑयल छोड़ें, सरसों के तेल पे आ जाएं। तो अच्छा, क्या हकीकत सरसों का तेल पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और क्योंकि उगाई भी सरसों जाती है, इसके पीछे जो लॉजिक है सरसों के तेल के, लोग कहते हैं ये जमता नहीं है। साइंटिफिकली इसका जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत हाई है, मतलब तलाई के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन दिल के मरीजों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। वो इसलिए क्योंकि इसमें इरूसिक एसिड होता है। इरूसिक एसिड जो है वो एक नेचुरल टॉक्सिन है जो कि सरसों के तेल में 20 से 40% है। इरूसिक एसिड जिस चीज़ में हो उसकी जो मिकदार है वो 5% होनी चाहिए। अमेरिका में, कनाडा में और यूरोप की 27 कंट्री में सरसों का तेल बैन है क्योंकि उसमें बैन है क्योंकि उसमें इरूसिक एसिड है। अब इरूसिक एसिड करता ये है कि दिल के जो शरियाने हैं उसमें जाके ये जम जाता है और जो कार्डिक फंक्शनिंग है उसको ये भरपूर तरीके से होने नहीं देता और जो पेशेंट है वो कार्डिक फेलियर की तरफ जाते हैं और मसल्स को ये रिलैक्स नहीं होने देता, कार्डिक मसल्स को। अच्छा, क्योंकि लोग तो फिश जो है वो सरसों के तेल में ही फ्राई हुई हुई खाना जो है पसंद करते हैं। दिल के मरीज जो हैं वो तो इसको बिल्कुल मत खाएं, हरगिज़ ना इस्तेमाल करें। जो दूसरे हैं वो ओकेजनली कभी कभार इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ सरसों के तेल जो हैं उनके हाइब्रिड सीड्स बनाए हैं जिसमें इरूसिक एसिड की अगर क्वांटिटी लेस देन 5% है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 20% से ज़्यादा ही है इरूसिक एसिड सरसों के तेल में। तो फिर क्या खाना चाहिए? ऑयल खाना चाहिए, घी खाना चाहिए, कौन सा ऑयल खाना चाहिए? अच्छा, ऑयल के हवाले से ये है कि कैनोला ऑयल जो है वो बहुत बेहतरीन है। वो सरसों का ही नेमुल बदल है। बेसिकली कैनोला ऑयल जो है सरसों के बीज और रैपसीड को क्रॉस करके बनाया गया है कैनोला ऑयल। वो सबसे बेस्ट है अगर आप बजट इफेक्टिव फ्रेंडली ऑयल की बात करें। उसके अलावा कॉर्न ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन है और ऑलिव ऑयल टॉप ऑफ द लिस्ट है। लेकिन ऑलिव ऑयल के साथ इशू ये आता है कि हमारे जो पाकिस्तानी खाने हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे उनकी भुनाई और पकाई होती है तो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपके मासूम खाने हैं, कम आंच पे पकते हैं, उसको ऑलिव ऑयल में बनाएं और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो कच्चा इस्तेमाल करें। अच्छा, ये होता है ना क्योंकि पाकिस्तानी खानों में अगर तरी जो है वो नजर ना आए तो वो खाना खाना नहीं समझा जाता। बस ये तरी की वजह से हमने हर बीमारी में टॉप किया हुआ है। हम शुगर में टॉप पर हैं। हाइपरटेंशन पाकिस्तान की बात करूं तो इस टाइम 44% है पाकिस्तान में और स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं 2040 तक ये जो तादाद है वो 70% तक चली जाएगी। 70% इज़ टू हाई। इट मीन्स हर 10 में से 7 बंदे जो हैं वो ब्लड प्रेशर का शिकार होंगे। बच्चे भी बच्चों में जिस तरह ओबेसिटी और डायबिटीज आ रही है, ब्लड प्रेशर भी आ रहा है। अच्छा, बच्चों में डायबिटीज क्यों आ रही है? बच्चों में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अल्ट्रा पैकेजिंग फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, फिजी ड्रिंक्स, जूसेस। क्या शुगर जो है सिर्फ मीठा खाने से ही होती है? शुगर की मल्टीपल चीज़ें हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं, आप सारा दिन बैठे रहते हैं। उसके अलावा आप प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी तरफ बात चली जाती है। यानी कि जो हम बर्गर्स खाते हैं, जिंगर हो गए, नगेट्स हो गए, पिज़्ज़ाज हो गए, शवारमास हो गए। बिल्कुल नगेट्स बनाए, घर में बनाए, क्योंकि घर में आप उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते। जो इंडस्ट्री के नगेट्स हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन वो नगेट्स अगर घर में भी बनाएं तो उसमें ब्रेड जो है वो तो ऐड होती है, तो ब्रेड जितनी क्वांटिटी में ऐड होती है वो इतना इशू नहीं है। इस टाइम इशू जो है वो सोडियम का है। अच्छा, सोडियम, हिडन सोर्सेज ऑफ सोडियम है। आपके जितनी सॉसेजेस हो गई, आपके ये केचप हो गए, मायोनीज, सब में सोडियम है। हमें लगता है कि जो टेबल सॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट वही सोडियम है, लेकिन दूसरी चीज़ों से भी हमें सोडियम मिल रहा है। इसके अलावा हमारी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक बहुत अच्छी मिकदार में सोडियम हमें मिलता है जो कि मुज़र सेहत है। अच्छा, आपने सॉल्ट की बात की तो पिंक सॉल्ट खाना चाहिए, वाइट खाना चाहिए या ब्लैक नमक की तरफ हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए? अच्छा, जो हमें सबसे पहले जो खाना चाहिए वो आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए क्योंकि आयोडीन की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है और आयोडीन की वजह से बच्चों में कद और दूसरी चीज़ें मेंटल ग्रोथ के इश्यूज आ रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की पिंक सॉल्ट की, पिंक सॉल्ट में ये है कि दूसरे मिनरल्स शामिल होते हैं, लेकिन अगर हम पिंक सॉल्ट की
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खाएं फिर हमें वो मिनरल्स मिलते हैं। अच्छा, जो आपका काला नमक, पिंक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, सब में एक जितना ही सोडियम होता है, सबको एहतियात के साथ मोहतात रहते हुए खाएं। नहीं क्योंकि अब जो जिसको भी देखो वो पिंक नमक की तरफ शिफ्ट हो गया कि पिंक ये नमक ज्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आयोडाइज्ड हुआ हुआ है तो बेस्ट है, लेकिन क्वांटिटी उसकी कम से कम रखें, ऊपर छिड़क छिड़क के ना खाएं। नमक का जो लोग दिल के मरीज़ हैं या हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, नमक के नेमोर बदल में वो नींबू निचोड़ लें, सिरका इस्तेमाल कर लें, अजवाइन का पाउडर इस्तेमाल कर लें, वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो सोडियम का ऑल्टरनेटिव है नमक का। अच्छा, लीमू की आपने बात की, लीमू का ज्यादा इस्तेमाल तो हड्डियों को नहीं मसला होता? मुझे तो लगता है हड्डियां जो है वो खुरना शुरू हो जाती हैं, नहीं क्या होता है? नींबू में विटामिन सी की एक अच्छी क्वांटिटी मौजूद है और उसमें टेस्ट इन्हेंसर के तौर पे बड़ा अच्छा है नींबू। जो आपके ज़बान के टेस्ट बड हैं वो जाते ही जैसे आप नींबू टेस्ट करती हैं एक शार्प सा टेस्ट आता है, तो नमक का एज अल्टरनेट बहुत अच्छा है लेमन। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड यूज़ करते हैं, स्पाइसी फूड में लाल मिर्चें हैं, वो आपके लिए ख़तरनाक हैं, उसको इस्तेमाल कम से कम रखें, ठीक है। स्पाइसी फूड ओकेजनली आप ले लें, जब स्पाइसी फूड खाएं साथ में सैलड का इस्तेमाल लाजमी करें, कच्ची सब्जियां, और साथ में रायते का इस्तेमाल करें। और कोशिश करें अगर स्पाइसी आपको लाल रंग का खाना ही पसंद है तो कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल कर लें, वो मासूम मिर्च है, उसका इस्तेमाल कर तो सकते सिर्फ हैं। रंग ही देती है, रंग ही टेस्ट देती नहीं है, देती है। तेजी नहीं होती उसमें। अच्छा, अगर पाउडर जो रेड मिर्चें होती हैं उसकी बजाय अगर वो जो चिली फ्लेक्स होते हैं उनको अगर यूज़ कर लिया जाए तो चिली फ्लेक्स को आप ज़्यादा ग्राइंड करें वो भी पाउडर बन जाएगा, तो दोनों तो ही वो ज़्यादा ही है। हो गया आप ना। ग्रीन चिलीज यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं, वाइट पेपर होती है जिसे हम दक्कनी मिर्च कहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वापस हम हार्ट डिजीज़ की तरफ आते हैं कि किन किन बीमारियों को जो है वो हम ओवरकम कर सकते हैं थ्रू डाइट? डाइट, हार्ट डिजीज़ जो है डाइट से बिल्कुल कवर अप हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपके ख़ानदान में दिल के अमराज हैं तो उससे बचने के लिए आप ये है कि अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 8 एसेंशियल ऑफ लाइफ बताए हैं, उसमें यह है कि ईट वेल, अपनी ग़िज़ा जो है वो बेहतरीन रखें, बी फिज़िकली एक्टिव, अपने आप को एक्टिव रखें, तकरीबन हफ्ते में आप 150 से 250 मिनट तक वॉक करें हफ्ते में, ठीक है। तकरीबन डेली आप 20 से 25 मिनट कर लें, इज़ मोर देन इनफ। और इसके अलावा जो है अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं या दीगर कोई अशिया यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल तर्क कर दें। अपना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर जो है वो रेगुलरली टेस्ट करवाएं। अच्छा, होता है ना कि आपने खाली पेट जो है वो लहसुन की तुरियां निगलनी है तो आपका जो है हार्ट के जो मसल्स हैं, जो आपकी बंद नालियां होती हैं वो खुल जाएंगी, वैसा उसमें एलिसिन कंपाउंड होता है, वो एक हद तक कारगर है, लेकिन ओवरऑल जब तक आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो लहसुन के जवे कोई फ़ायदा नहीं करेंगे। अच्छा, कि एक तरफ आप देसी घी के चमचे दूध में घोल घोल के खा रहे हैं और दूसरी तरफ आप लहसुन के जवे खा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं ये भी होगा। होता है ना कि अजवा खजूर की गुठली पीस के जो है वो इस्तेमाल की जाए तो आपको दिल की बीमारी दूर से जैसे साइड से होकर गुजर जाएगी। बात वही है कि आपके दिल की बीमारी है, आप साथ में परहेज़ करें, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको अपनाएं, अपनी मेडिकेशन लें, और ये चीज़ें सेकेंडरी हैं इनको ज़रूर करें, इसमें भी अफादियत है। अच्छा, हमने देसी घी का जिक्र किया, तो देसी घी किस तरह से जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है? क्योंकि कहा जाता है कि आप जो प्रोसेस्ड ऑयल या घी होते हैं उसकी बजाय देसी घी पे शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, देसी घी में ये है कि सैचुरेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सैचुरेटेड कंटेंट वो होता है जो कमरे के टेम्परेचर पे जम जाता है, तो देसी घी आपने देखा होगा रूम टेम्परेचर पर जमा हुआ होता है या कोई भी घी, तो इसी तरह वो शरियानों में जाके जम जाता है, सैचुरेटेड फैट जो उसमें होता है। तो देसी घी तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा भी आप रिकमेंडेशन की तरफ जाएँ, जो हमारी डाइट है लेस देन 10% सैचुरेटेड फैट जो है हमारी डाइट में होना चाहिए। अच्छा, देसी घी का ये नहीं है कि अगर आप हथेली पे रखते हैं तो आपके बॉडी टेम्परेचर से वो मेल्ट होना शुरू होता है? नहीं, मेल्ट हो जाता है, लेकिन जो उसके सैचुरेटेड फैट है वो बॉडी में जाके दोबारा जमना शुरू हो जाते हैं। अब देसी घी अगर खाना है तो उसका रूल ये है, एक जो अगर 2000 कैलोरीज एक इंसान की हैं उसकी रिकमेंडेशन है लेस देन 10% सैचुरेटेड फैट। अगर हम कैलोरीज को चमचों में ट्रांसलेट करें तो सिर्फ एक चाय का चम्मच, लेवल भर के नहीं, पूरे दिन में एक चाय का चम्मच इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर चर्बी की जो एनिमल फैट होता है, जैसे शनवारी कढ़ाइयाँ चलती हैं, जब तक उसमें घी भी डालना है उसमें दुम्बे की चर्बी भी हमने ऐड करनी है, अदरवाइज टेस्ट नहीं वो इनहैंस हो पाता। तो बस ये छोटी सी ज़बान है, इसका टेस्ट इनहैंस करने के चक्कर में हमने पूरे पाकिस्तान की हेल्थ जो है वो ख़राब की हुई है। आप पाकिस्तान के हेल्थ इंडिकेटर्स देख लें, हर बुरी बीमारी में हमने टॉप किया हुआ है। चलें, कहीं तो टॉप किया हो। अच्छा, ये भी है ना कि अगर आप एनिमल फैट से ऑयल बनाते हैं, घी बनाते हैं, तो एक किसी से मेरी बात हुई, मतलब वो माने ही नहीं, बहस में बात कन्वर्ट होगी। उन्होंने कहा कि जो फैट का घी बनाते हैं
वही फिर से वही बात कि अगर आप उसे हथेली पे रखते हैं तो आपकी बॉडी टेम्परेचर के साथ वो मेल्ट हो जाती है, तो ये खाना फायदेमंद है, क्या फायदेमंद है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात वही है सैचुरेटेड फैट की। असल हमारा कंसर्न एनिमल या वेजिटेबल ऑयल नहीं है, असल कंसर्न हमारा सैचुरेटेड फैट है। वो हमारे लिए नुकसानदेह है, वो जाके दिल की शरियानों में जम जाते हैं, खून का दौरानिया रोकते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक, फालिज और दीगर मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, घी कौन सा खाना यूज करना चाहिए, जो दानेदार होता है या वैसे ही घी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऑयल यूज करना ऑयल चाहिए। यूज़ करें, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें। आपका सबसे बेहतरीन कैनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, और अफोर्डेबिलिटी है तो ऑलिव ऑयल लाजमी अपनी डाइट लेकिन में हम इंकॉर्पोरेट करें। नहीं ना कर पाते, मेंटालिटी चेंज नहीं कर पाते कि कहा जाता है कि जब तक घी खाने में नहीं डलता खाने का टेस्ट नहीं आता, लेकिन उसी कंपनी का जो है ऑयल है उसी का घी है, लेकिन जो घी है वो असल में हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनका माइंडसेट बन गया। पहले जो है वो घी ही इस्तेमाल हो रहा था, पहले बीमारियों की तशखीस नहीं थी इतनी ज़्यादा अच्छी, अब तशखीस आ गई है। तो मेन जो बहुत सारे रिसर्चेज हैं कि जो सैचुरेटेड फैट है आपका घी है वो कम से कम इस्तेमाल करें, ना के बराबर। मैंने जैसे बताया सिर्फ 1 चाय का चम्मच दिन में इस्तेमाल करें। अच्छा, जो सब्ज पत्ते वाली सब्जियां हैं वो जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए मुफीद हैं या मना कर दिया जाता है? जी, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है हरे पत्ते वाली सब्जियों के लिए कि ये हार्ट वालों के लिए नहीं है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो ब्लड थिनर्स पे खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हों। असल में हमारा अलमिया ये है कि हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो दबा के इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे सर्दी है, साग का सीज़न है, नाश्ते में भी खाएंगे, दोपहर के खाने में भी, रात को भी खाएंगे। जब हम इतना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की जो ज़्यादती है वो बुरी है। तो सब्ज़ी जो आपका एक छोटी प्याली है हथेली जितनी, उतनी सब्ज़ी आप लें, साग जो है पालक लें, उस पर देसी घी के तड़के ना लगाएं, मक्खन डालने मक्खन भी ना डालें, 1 चाय का चम्मच। और जो उसकी अफादियत ये है हरे पत्ते वाली सब्जियों की, उसमें होते कोएंजाइम QA जो आपके हार्ट की एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करता है, तो वो बेहतर है एक अच्छा, हद साग तक। तो बहुत टाइम नहीं लगाता डाइजेस्ट होने में। साग उसमें टफ फाइबर्स होते हैं ना, वो आपको भूख कम लगती है, लेकिन जो हम उसमें जो साग एक अच्छी ग़िज़ा है, लेकिन हम उसमें जो देसी घी और मक्खन डालते हैं ना वो उसकी कैलोरीज बढ़ा देते हैं, सैचुरेटेड कंटेंट, इसलिए हम उसको खुद से बैड फूड कर देते हैं। नेचर ने साग को बड़ा अच्छा पैदा किया, उसमें बहुत अच्छे नेचुरल कंपाउंड्स रखे हैं। नेचर ने तो हर चीज अच्छी पैदा की हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमने हर चीज़ को अपने मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक मोल्ड कर लिया, ख़राब कर दिया। अच्छा, अगर सालन खाया जाए, रोटी ना खाई जाए तो वेट कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने बेसिकली कैलोरी डेफिसिट करना है ना, एक रूल समझ लें। अगर आपकी डेली की रिक्वायरमेंट कैलोरीज की 2000 है और आप 2000 से ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स कि आपकी वो कैलोरीज जो हैं वो जमा हो रही हैं, जैसे अकाउंट में पैसे जमा होते हैं। अगर आप उसको खर्च नहीं कर रहे तो आपका वेट अकाउंट बैलेंस बढ़ता जाएगा, इसी तरह वेट बैलेंस भी बढ़ता जाता है। तो कैलोरीज को खर्च करें, अगर वेट कम करने कैलोरी डेफिसिट डालें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2000 की है और आप 500 का डेफिसिट डाल रहे हैं, या इतना कैलकुलेट कैसे, इतनी टफ रूटीन में इतना हर बंदा मसरूफ है, तो काउंट कैसे करेगा कि अच्छा मैंने इतनी खाई थी, अब मैंने इतनी कैलोरीज लेनी है? ये आप किसी मुस्तनद डाइटिशियन से मिले, वो आपको सारी जो कैलोरीज काउंटिंग है वो सिखा देंगे। नहीं है? बिल्कुल है। आपको अब कैलोरीज जो है हर पेशेंट की अलग अलग होती हैं, पर्सनल और कस्टमाइज होती हैं। तो आपकी और मेरी कैलोरीज भी डिफरेंट है, आपकी और मेरी फ्लूइड और प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। जैसे हमारी किस्मतें नहीं सेम, उसी तरह हमारी कैलोरिक रिक्वायरमेंट नहीं सेम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप खुद डाइटिशियन है और मुस्तनद डाइटिशियन है, आपने खुद नहीं सोचा कि यार मैं दुबला पतला हो जाऊं, मैं जरा सा? नहीं, मेरा जो BMI है वो बिल्कुल ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट एंड एक्टिव, तो यही चीज़ें होनी चाहिए। आप बर्गर भी खा लेते हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ा? देखिए, उसको बैलेंस करना आना चाहिए। ओकेजनली ये चीज़ें ली जा सकती हैं, हराम नहीं है, लेकिन ओकेजनली इनको लिया जा सकता है। और फिर बैलेंस किस तरह करना है, आपने वर्कआउट करना है या कैलोरी डेफिसिट करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। उसको जमा नहीं कर लेना खा के। अच्छा, सी सेक्शन के बाद जो ख़वातीन ऑपरेशन के ज़रिए जिनके डिलीवरीज होती हैं और बाद में पेट जो है वो कम नहीं हो पाता, एक तो इसकी वजह बता दें और दूसरे इसका हल बता दें। वजह यह है सिजेरियन के बाद जो आपका मसल होता है वो अंदर से रीजनरेट करना शुरू होता है, रिपेयर होना शुरू होता है, तो एक्स्ट्रा एक वो लेयरिंग अंदर से आ जाती है, हील अप होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा बल्ज आपको फील होता है। तो उसके लिए आप क्रंचेस करें, पेट की जो एब्डोमिनल एक्सरसाइज है उसको करें और कैलोरी डेफिसिट डाइट लें। हाफ क्रंच करने हैं, फुल क्रंच करने हैं? दोनों करें, उसके सेट्स डिफरेंट करें। और दूसरा, जहाँ तक आप खा पी क्या सकते हैं उसके साथ? खा पी, ये सबसे बेहतरीन सिजेरियन के बाद पेट अंदर करने के लिए बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें।
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करें 6 माह तक और 2 साल तक करते रहें, आपको ऑटोमेटिकली जितने भी आपने जो फैट डिपॉजिट्स हुए हैं, आपने जो पंजीरियाँ खाई हैं देसी घी की बनी हुई, वो खुद ब खुद आपके जो चर्बी है वो घुल जाएगी। पंजीरी नहीं खानी चाहिए? पंजीरी खाएं, मॉडरेशन में खाएं, उसको हेल्दी तरीके से बनाएं। कैसे? और खाने जो चाहिए वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाहिए। हमारा ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी बाद दी में जाती खाते है। हैं। हाँ, अगर मदर लैक्टेशन है उसको 300 कैलोरीज 500 कैलोरीज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस सूरत में उसको कंट्रोल अमाउंट में दी जा सकती है। अच्छा, कहा जाता है ना कि सी सेक्शन के फौरन बाद जो है अजवाइन वाला पानी पिया जाए तो पेट जो है वो बहुत जल्दी अंदर चला जाता है। जल्दी कुछ लोगों का चला जाता है, अब इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को कारगर साबित होता है, कुछ लोगों पे नहीं होता। तो अजवाइन का पानी नहीं पीना चाहिए? पी के देख लें अगर आपको फायदा करते हैं। इसके पी के पीछे देख ले तो आप फिर हमें आपका क्या फायदा होगा? नहीं, बताएंगे तो पिएंगे। साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस पे, लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस है। अच्छा, जो लोअर बॉडी पे फैट जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जी। तो कोई ऐसी भी डाइट है जो इस फैट को बर्न करे? उसके लिए आप डाइट को सप्लीमेंट करें एक्सरसाइज के साथ। जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। फैट आपकी जान नहीं छोड़ेगा, फैट को आपसे बहुत मोहब्बत है, कोई इतना ज़्यादा आपके साथ अट्रैक्ट नहीं होता जितना फैट होता है। अच्छा, यानी कि एक ही चीज़ हमारे साथ मुखलिस हो सकती है, वो हमारी चर्बी चर्बी है, बिल्कुल। उनके और मरते चर्बी दम आप किसी को डोनेट भी नहीं कर सकते। अच्छा, डोनेट से याद आया कि जो मैदा छोटा करवा के पतला हो रहे हैं, तो क्या वो कार मुफीद रहता है या कोई मसले मसाइल वो बाद में देखिए, बढ़ वो जाता है? उस चीज़ में मुफीद है अगर आपकी मॉर्बिड ओबेसिटी है, आप में खुदा न खास्ता कैंसर है या आप दिल की बीमारियों की तरफ जा रहे हो, उससे बचने के लिए आप कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, उसमें यह है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं, फिर उसको कवर अप किया जाता है। लेकिन अगर आप शौकिया कर रहे हैं तो फिर उस चीज़ की तरफ ना जाएं। जो कुदरत ने आपको जिस तरीके से बनाया है उसको उसी तरीके से अपनाएं। ओज़ेम्पिक लगवा के हम पतले हो सकते हैं? ओज़ेम्पिक लगा के आप बिल्कुल पतले हो सकते हैं, लेकिन ओज़ेम्पिक जो है वो सेल्फ मेडिकेशन ना उसकी करें, डॉक्टर से पूछ के करें कि आपको ओज़ेम्पिक की ज़रूरत है या नहीं है। कोविड की वैक्सीनेशन लगाने से हम बहुत डर रहे थे, ओज़ेम्पिक का हमें शौक इतना है। अच्छा, एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि ओज़ेम्पिक से बेनाई जा रही है, आई साइड जो है वो वीक हो रही है, तो क्या ऐसा हो रहा है? सेल्फ मेडिकेशन में बिल्कुल ऐसे कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ओज़ेम्पिक मैंने अगेन बात की, अगर आपकी मॉर्बिड ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापा है और आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही, आपके ब्लड में इंसुलिन के लेवल बहुत ज़्यादा हैं, देन आप ओज़ेम्पिक की तरफ जा सकते हैं, अगेन विद द कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर। अच्छा, बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि शुगर का जो इलाज, शुगर जड़ से ख़त्म कर दी जाती है डाइट के ज़रिए, तो क्या आपके पास ऐसा डाइट प्लान है कि शुगर जड़ से ख़त्म हो? बिल्कुल, जो प्री डायबिटीज़ है, ठीक है, वो आपकी रिवर्स हो सकती है। अगर आप डायबिटीज़ में आ गए तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है, देन उस डायबिटीज़ के साथ आपको लाइफ लॉन्ग रहना पड़ेगा। यानी कि साथ चलेगी, इसके साथ जड़ से चलेगा। ख़त्म नहीं जड़ होगी। से ख़त्म नहीं होगी, कंट्रोल होगी। आपको बेसिकली मैनेजमेंट है डायबिटीज़ की, तो आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। अपने पोर्शंस को कंट्रोल करें, कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करें, प्रोटीन्स थ्रू आउट द मील लें। एक बैलेंस डाइट जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक मामला हल नहीं होंगे सेहत के। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरहान हमारे साथ मौजूद थे, हमने कोशिश की बात करने की कि क्योंकि सर्दियां चल रही हैं और जो दिल के मरीज़ हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, और ये सबसे बड़ी एक मिथ ये थी कि सरसों का तेल जो है वो किसी तरह से भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके साथ ही चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Aspire Group of Colleges. Admissions open. Sir, the architect Miss Khan is here for the presentation. वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपने दूसरे गेस्ट को वेलकम करते हैं जो कि हकीम हाफिज़ फरहान साहब आई हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किडनी या पित्ते में जो पत्थरी हो जाती है उसका इलाज क्या मुमकिन है, या हमें कोई ऑपरेट करवाना पड़ेगा या मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आजकल एक बड़ा कॉमन मसला चल रहा है कि किडनी में पत्थर, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दों में पथरी आ जाना या पित्ते में पथरी आ जाना, सबसे पहले तो हमारी ग़ज़ा जो है, लाइफस्टाइल जो है, इसकी वजह से। अब गुर्दों में जो पथरी आती है इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप मुर्रगन अग़ज़िया इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा गोश्त खोरी जिसे हम कहते हैं बीफ, चिकन, मटन, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। बाज़ औक़ात हम ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये भी इसका सबब। बाज़ औक़ात आप पानी बहुत कम पीते हैं, ये भी इसका सबब है। तो इसी तरह फास्ट जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ये भी इसका सबब है। इसकी बहुत सारी वजूहात, ख़ुसूसन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं, इसकी वजह से भी मसला बनता है। राइस ज़्यादा खाने की वजह से भी पथरियाँ हो जाती हैं। फिर पथरियों में भी आगे 3 किस्में हैं। अगर गुर्दों में पथरी है उसमें फास्फेट, ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड की। अब जो यूरिक एसिड की होती है वो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन वो भी निकल जाती है। अगर फास्फेट या ऑक्सीलेट किया तो ये तो फौरी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी अद्वियात हैं जो 3 दिन में या 7 दिन में पथरियाँ निकल जाती हैं। 3 दिन में? जी जी। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि तो लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, फिर अद्वियात खाने के साथ साथ परहेज़ करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पथरी का इलाज हर्बल मेडिसिन में बहुत बेहतरीन है। लेकिन पत्थर तो हम खाते नहीं हैं, पत्थर कैसे, पत्थर ही क्यों हो जाता है? ये मैंने आपको बताया, इसकी किस्में हैं, 3 किस्म की पथरी हैं हमारी ग़ज़ा की वजह से। अब जो यूरिक एसिड वाली पथरी होती है वो नुकीली होती है, ठीक है, वो उससे पेन ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट आते हैं वो हमें आगे बताते हैं कि हमने 3 माह दवाई खाई है, 4 माह खाई है, बहुत सारी जगह से खाई है, पथरी नहीं निकली। हम फिर एक दफ़ा कोशिश करते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते दवाई देते हैं। अगर उससे ना निकले तो हम कहते हैं इसका आप ऑपरेट करवा लें, क्योंकि जब वो होती है ना नुकीली तो वो जो है गुर्दे को नुकसान करती है, डैमेज करती है। अगर आप पथरियों का इलाज टाइम से नहीं करवाएंगे तो इससे आपके गुर्दे इतने मुतासर होते हैं कि इन्फेक्शन भी होती है, ज़ख़म भी बन जाते हैं, पस भी आना शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात प्रोटीन भी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। और अगर इसका सही तरीके से इलाज ना करवाया जाए तो एक वक्त आता है आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिनाइन और यूरिया बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर स्टार्टिंग में मसला हुआ तो उसी टाइम हमें चाहिए कि इसका इलाज करवा लें। तिब में इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। अगर उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक सादा सी चीज़ बताने लगा हूँ, अजवाइन आम घरों में भी पड़ी होती है, पंसार स्टोर से मिल जाती है। अजवाइन देसी ले लें 50 ग्राम, अजवाइन क्रफ्स ले लें 50 ग्राम। उसको मीठा करने के लिए अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो उसमें कूजा मिश्री 50 ग्राम इसका फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ दें तो बेहतरीन रिजल्ट है। फिर इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, उसमें हम कहते होते हैं, ये अक्सर आपने सुना होगा जी 3 पुड़ियाँ देते हैं जिससे पथरी निकल जाती है। उसमें बाज़ औक़ात पथरी की नौयत ऐसी होती है कि वो 3 दिन में निकल जाती है। तो उसमें एक सादा सा नुस्खा है, उसमें हिजरुल याहूद एक पत्थर है वो मिल जाता है, उसको बिल्कुल फाइन पाउडर है, वो 50 स्टोर पे मशीनें लगी होती हैं, इतना बारीक करवाएं कि वो पानी में हल हो सके। उसको आप पाउडर कर लें। अब उसका आपने 50 ग्राम लेके उसका पाउडर किया है तो 50 ग्राम की आप ना कोई 3 पुड़िया बना लें, बल्कि उसकी 50 ग्राम की जगह पे 10-10 ग्राम की 3 पुड़िया बना लें आप, ठीक है। तो वो टोटल आप 30 ग्राम लेके फाइन पाउडर करवा लें। वो 3 पुड़िया में से एक पुड़िया 2 माशे की, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सुबह दोपहर शाम एक माशा करके 3 दिन की ये दवाई है, 3 दिन इस्तेमाल कर लें। और दिन में 2 दफ़ा पानी के साथ ले लें, 1 दफ़ा आम जो वाइट कलर की बोतल होती है ना, 7 अप की बोतल जिसे कहती हैं, स्प्राइट की बोतल, उसके साथ 1 पुड़िया डेली अगर 1 पुड़िया उसके साथ ली जाए तो 3 दिन 3 पुड़िया अगर वो बोतल के साथ इस्तेमाल कर लें तो उससे पथरी निकल जाती है। तो कब खाने के बाद लेनी है? खाने के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। उसके बाद आ जाता है एक कहवा है बड़ा कमाल का, और मुझे ये इस्तेमाल करवाते हुए कुछ तकरीबन कोई 12-15 साल हो चुके होंगे। उसमें है बखड़ा, सौंफ, दाल कुलत्थी, सरफूका, तुख्मे खरबूजा, खरबूजे के बीज और छलियों के बाल। ये सारी चीज़ें लेके 1.5 लीटर पानी ले लें, ये सारी थोड़ी थोड़ी डाल दें उसमें, 1.5 लीटर पानी को उबाल लें, जोश दे के रख लें, पूरा दिन वही पानी पीना है। और मैं अक्सर कहता हूँ ये 1.5 लीटर की बोतल 7 दिन पी लें, अल्लाह के हुक्म से 7 दिन में पथरी जो है वो रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। नुकीली पथरी भी? नुकीली पथरी भी निकल जाएगी, लेकिन नुकीली का मैंने कहा स्टार्टिंग में निकल जाती है, अगर वो बड़ी हो जाए तो फिर उसका ऑपरेट करवा लें। आप इन चक्करों में ना पड़े, उसका ऑपरेट करवा लें। अच्छा, कितने साइज की पथरी हो तो ये जो रेमेडीज हैं वो करें तो निकल सकती है? ये 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm तक, 10 mm तक भी
निकल जाती हैं। ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर मुश्किल पेश आती है, लेकिन जो होती है ना इसी लेवल में वो बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी निकल जाती हैं। कहते हैं ना कि एक दफा अगर गुर्दे में पत्थरी हो जाए तो बार बार होती है। नहीं नहीं, उसमें एक किस्म की पत्थरी है, वो ऐसा है, ऐसे अफराद जो राइस का इस्तेमाल बहुत करते हैं, ठंडा दूध पी लिया, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे पेशेंट को फिर जो पत्थरी होती है वो बार बार होती है। उसका इलाज मैंने आपको बताया है, अजवाइन देसी करफ्स, अजवाइन करफ्स और कुजा मिश्री, इनका पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम, और साथ वो जो मैंने कहवा बताया है जिसमें बखड़ा, सौंफ, दाल कुलथी, सरपूखा, छली के वाल, तुख्म खरबूजा और खरबूजे के छिलके, ये कहवा और जवारिश जाली नूस, एक माजून मिल जाती है किसी भी कंपनी बड़ी की ले ले, आधा चम्मच सुबह शाम रोजाना ले, तो ये दोबारा पथरी नहीं होगी। ये जो बार बार पथरियां बनती हैं ये अल्लाह के हुक्म से नहीं होगी, कम पानी पीने से भी होती है। हैं। अच्छा, कम पानी पीने से खवातीन में अक्सर सर्दियों में यूरिन इन्फेक्शन का भी मसला रहता है। ये देखें, जो लोग कम पानी पीते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, ये पेशाब नाली में इन्फेक्शन होना ही होना है, मिसाने में इन्फेक्शन होना ही होना है। तो इसके लिए बेहतरीन है एक तो पानी ज़्यादा पिया जाए। अगर इन्फेक्शन हो गया है, मैं अक्सर कहता हूँ आपकी पथरी तो निकल गई, लेकिन पथरी के बाद वहाँ पे जख्म रह जाता है। उसकी आप मिसाल आम जुबान में समझना चाहें, आप कभी भी कोई रेत वाले टेले के ऊपर जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर आप पत्थर पड़ाओ, अब पत्थर उठाएंगे ना तो वहां पे वो गड़ा पड़ जाएगा। ऐसा ही है। अब वो जो गड़ा ना वो जख्म है। हम अक्सर औकात पत्थरी निकल गई उसके बाद दवाई नहीं खाते, हालांकि पत्थरी निकलने के बाद भी 1 महीने तक दवाई इस्तेमाल करें ऐसी जिससे इन्फेक्शन खत्म हो। अब इन्फेक्शन के लिए अक्सर लोग कहते हैं पत्थरी निकल गई लेकिन दर्द नहीं जा रही, यूरिन में इन्फेक्शन भी है, जलन भी है, तो फिर मैं वहां पे कहता होता हूँ कि आप क्या करें, एक तो हल्दी ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, और इसके साथ हल्दी मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, हल्दी मुलट्ठी और सौंफ 50 ग्राम लेके इसका फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करके चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये इन्फेक्शन के लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है। एहतियातन भी पी लिया जाए। और बाज़ औक़ात पस अगर ज़्यादा आ रही है तो छिलका रीठा और उसके साथ हल्दी, ये दोनों 50 ग्राम लेके इसका फाइन पाउडर करके ये भी इस्तेमाल की जाए तो फौरी तौर पे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो इसमें अगर मौसम हो खरबूजे का, तो खरबूजा अकेला ही अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसी खासियत रखी है, ऐसे पेशेंट जिनको पथरियाँ हैं तो वह खरबूजा ही डेली आधा किलो या किलो खरबूजा खा लिया करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन में वो पथरी निकल जाएगी। अच्छा, खरबूजा जब भी खाएं उसके छिलके और उसके बीज संभाल लिया करें, छिलके भी, ये ऐसे ज़बरदस्त चीज़ है। इसका कहवा बना के पिए और खरबूजा खाएं, बेहतरीन पथरी का इलाज। खरबूजा खा लें, उसके छिलके और उसके बीज, इसका कहवा बना के पी लिया करें, मेरा ख्याल है यही पथरी के लिए काफी, इससे ही पथरी। उसके बाद आ जाती है बात पित्ते की पथरी। पित्ते की पथरी कहते हैं ना, पित्ते में पथरी हो जाए तो पित्ता निकलवाना ही पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये एलोपैथिक कहते हैं, लेकिन हमारी तिब में इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। पित्ते की पथरी को समझ लें होती क्यों है। सबसे पहले तो इसका सबब ये है, अक्सर औकात हम क्या करते हैं, खाना खाया, खाने के बाद ठंडा पानी पी लिया, राइस खाए ठंडा पानी पी लिया, शादियों में भी देख ले खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अक्सर औकात ऐसे अफराद जो खाना खाने के फौरन बाद चाय या कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी ये इस्तेमाल करते हैं, उनको बड़ी जल्दी पित्ते की पथरी होती है। फिर ऐसे लोग जो वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, खाना तो खा लिया, डाइजेस्ट नहीं करते। जैसे कई लोग कहते हैं जी हम देसी घी खाएं तो हमारे तो वो वॉमिटिंग आने को दिल करता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो आपने देसी घी तो खा लिया, अब वॉक भी तो करें ना। पहले लोग अगर देसी घी खाते थे तो वो हल चलाते थे, पहले घर बहुत बड़े बड़े होते थे, औरतें घर का झाड़ू ही मारती थी तो वो एक एक कनाल का तो घर होता था, सफाइयाँ खुद करती थी। ये मेड वाला कॉन्सेप्ट ना पाकिस्तान में है। अगर आप किसी यूरोप कंट्रियों में जाएं तो खुद अपना काम खुद करते हैं। आप अपना काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अपना काम खुद करें। अगर अपना काम खुद करना शुरू कर दें तो यकीन करें आधी से ज़्यादा 80% बीमारियां ख़त्म हो जाए। हम तो पानी का गिलास भी उठा के खुद नहीं पकड़ते, और इससे क्या होता है आप देखें पाकिस्तान में नफ्सियाती मरीज बढ़ता जा रहा है। अब जब आपने कोई मेड रखा है, आपने कहा पानी भी बिस्तर पे आए, खाना भी बिस्तर पे आए, हर चीज़ आपके जहाँ पे बैठे वहीं पे मिले, अगर वो किसी टाइम मुयसर नहीं आएगी तो आपको गुस्सा आएगा कि मैंने आपको रखा किस लिए है। तो उससे आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद, ये भी बीमारियों की इब्तिदा है। इससे बीमारियां बढ़ती हैं, आप स्ट्रेस में आ जाती हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं।
तो अब इसी वजह से बहुत सारे लोगों में ब्लड प्रेशर हाई बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से क्रिएटिनाइन और यूरिया बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने काम खुद करने शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ पित्ते की पथरी आएगी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये पथरी होती तब है जब हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, सब उसके बाद सफरा है, या जब ये अंदर जाता है, रक्त है, तो वो जम जाता है पित्ते के अंदर, तो यही पथरी है। अब हम क्या करते हैं, देखें इतनी बारीक सी वेन है इसकी, ना इसके अंदर पथरी जा सकती है ना निकल सकती है, इसके अंदर खुद ब खुद जनरेट होती है, वो जम जाता है फ्लूइड। वो क्यों जम जाता है? हम उसे एक्सरसाइज करते नहीं है, हमने ठंडा पानी पिया खाना खा के, वो अंदर जाके जो पानी पी सकते हैं बस ठंडा ना हो। हाँ, पानी भी खाने के बाद फौरन बाद ना पिए, थोड़ी देर बाद पिए, ठीक है। आम पानी पीने से कुछ मसला नहीं। अब पित्ते के अंदर पथरी हो गई, अब इसका इलाज बड़ा सादा सा है। पहला काम तो ये करें कि लहसुन ले लें, सरसों का तेल ले, देसी लहसुन सरसों के तेल में जला लें। जलाने के बाद ये जो हमारी राइट साइड पे ये पसली होती है, इसको बिल्कुल नीचे जिगर, और जिगर के साथ पिता है, यहाँ पे नरम हाथ से मालिश करें, इसको रब करें। मालिश करने के बाद वहां पे कोई गर्म कपड़ा रख दें या मोटी जर्सी पहन लें, ठीक है। उससे क्या होगा, हरारत मिलेगी, वो मेल्ट होगी। उसके बाद खाने के लिए बड़ी बेहतरीन दवाई बताने लगा हूं। इसमें एक तो सादा सा नुस्खा है, उसमें कहवा यही पीना है जो गुर्दों की पथरी के लिए वही है। बखड़ा ले लें, सौंफ ले लें, दाल कुलत्थी ले लें, सरफूका ले लें, छली के बाल, तुखमे खरबूजा और छिलके के बीज, छिलका इसका खरबूजे का, ये लेके इसका पानी बना के 1.5 लीटर रोजाना पिए, बेहतरीन काम करता है। डेली बनाना है? हाँ जी। उसके बाद एक नुस्खा है जिसमें काली मिर्च 10 ग्राम है, उसमें सूंड ले लें 20 ग्राम, निशादर ठीकरी ले लें 30 ग्राम, और इसके बाद सना मक्की ले लें, उसके पत्ते लेने हैं, नहीं तो पेट में वाट हो। पत्ते ले लें उसके 80 ग्राम, इसका फाइन पाउडर कर लें, 1000 mg का कैप्सूल भरें, सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर ये आपको तेज लगे थोड़ा सा तो इसको 500 mg कर ले। ये सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए, बेहतरीन इलाज है पित्ते की पथरी का। ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होगा इससे? बिल्कुल भी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उसके लिए बड़ा सादा है, छोटी चंदन ले ले, असरोल ये ले लें 50 ग्राम, धनिया ले लें 50 ग्राम, संदल सफ़ेद ले लें 50 ग्राम, धनिया खुश्क ले लें 50 ग्राम, और ज़ीरा सफ़ेद ले लें 50 ग्राम, ठीक है। 5 अदद काली मिर्चें डाल लें, इसका फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करके ये इस्तेमाल करवाया जाए, 500 mg का कैप्सूल, तो ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। ये ब्लड प्रेशर का भी साथ इलाज है। अच्छा, ये पित्ते की पथरी का पेशेंट होता है, उसके डाइट का खास ख्याल रखें। गुर्दे की पथरी हो या पित्ते की पथरी हो, इसमें जो डाइट प्लान आएगा ना, वो होगा सुबह नाश्ते में दलिया जौ या दलिया गंदम, दोपहर में, अच्छा उसमें आप बादाम की गिरी मेवा डाल सकते हैं, दोपहर में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग, इस तरह की सब्जियां हो, देसी घी में सालन बना हो, हल्दी ज्यादा हो, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी ज्यादा हो, सालन ज्यादा खाएं, रोटी कम खाएं, शाम को फिर सालन ज्यादा खाएं, रोटी कम खाएं। फलों में पपीता ज्यादा खाएं, खरबूजा ज्यादा खाएं, अमरूद पक्के नरम हो तो वो खाएं। इससे क्या होगा, पथरी जब आप दवाई भी खा रहे हैं, साथ ये डाइट प्लान के ऊपर अमल करेंगे, तो पथरी बड़ी जल्दी निकल जाएगी। तो अगर कोई देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या डाले? वो जैतून ऑयल डाल ले, अगर जैतून भी नहीं डाल सकता तो सरसों का ऑयल डाल ले, तीनों में से कोई भी ऑयल डाल ले, ठीक है। गर्मियों में होता है कि सरसों ऑयल कसरत से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फिर जिगर के अंदर हरारत बढ़ जाती है। अदरवाइज सरसों ऑयल अच्छा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि जब आप हंडिया बनाएं तो उसमें ऑयल डालें ही कम, क्योंकि कोलेस्ट्रोल आपका बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ेगा, तो पित्ते में पथरियां आएंगी। आप कोई भी ऐसा पेशेंट ले लें जिसका लिवर फैटी होगा, उसके पित्ते में पथरियां होंगी। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि लिवर आपका फैटी हो और पित्ते में पथरियां ना आए। जब आपका लिवर फैटी होता है तो उसमें पित्ते में पथरियां आ जाती हैं। पित्ता फट भी जाता है अगर बिल्कुल, अगर आप उसका फौरी ट्रीटमेंट ना करवाएं तो पित्ता फट जाता है। अगर पित्ता फट जाए तो उसका नुकसान क्या होता है, पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है, ठीक है। फिर इलाज मुश्किल हो जाता है, फिर उसके मैदे को वॉश किया जाता है, फिर उसको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वो जहर निकल जाए, तो वो फिर ज्यादा लंबा टाइम लगता है, ठीक है। बाजू का तो कई लोगों को इतना जहर बढ़ जाता है कि फिर इलाज मुमकिन ही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, देखिए बीमारियां आती कहाँ से हैं, हम खुद जनरेट करते हैं। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है हमारे अंदर ना, जैसे पूरी कायनात 4 चीज़ों से बनी है, आग, हवा, पानी, मिट्टी।
इसी तरह इंसान के अंदर भी ये चारों चीजें यूज हुई हैं। अब इंसान के अंदर गर्मी भी है, खुश्की भी है, सर्दी भी है, तरी भी है। इसी तरह इंसान जिन चीजों से बना है वो है खून है इसके अंदर, बलगम है, सफरा है और सौदा है। चार चीजें, ये चार अखलात हैं, चार चीजों से मिलकर इंसान बना है। अब ये चार चीजों का जब बैलेंस आउट होता है तो ये बीमारी है। अब इसका तवाजुन बरकरार रखना, इसका बैलेंस रखना, हम यही समझाते हैं इसका बैलेंस पूरा कर दें। अब बलगम तो बात बढ़ गई तब भी बीमारी है, सौदा बढ़ गया तब भी बीमारी है, सफरा बढ़ गया तब भी बीमारी है, अगर खून ज्यादा हो गया तब भी बीमारी है। इसको एतदाल पे रखना ये, और साथ ही साथ जिस्म और रूह दोनों को एतदाल पे रखना। अब रूह क्या है, जब हम अच्छे काम नहीं करते तो उससे क्या होता है, नमाज कुरान अस्कार नहीं पढ़ते तो हमारी जिंदगी में सुकून नहीं रहता, फिर हम टेंशन डिप्रेशन में आते हैं। फिर क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा जुज़्वे बदन नहीं बनता, क्योंकि साथ हम सोच रहे हैं ना, टेंशन में है। जब वो जुज़्वे बदन नहीं बनता तो वो हमारी बीमारियों को दावत देता है। जब हम अपने अखलाक का बिगाड़ ठीक कर लेंगे, अंदरूनी तौर पे ठीक हो जाएंगे, तो फिर उससे क्या होगा, आपकी जिल्द निखरेगी भी, खूबसूरत भी होगी, क्योंकि आपके अंदर बीमारी कोई नहीं होगी। तो इसलिए कोई भी आप अच्छा तबीब हो तो जैसे हम कहते हैं ना, गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते रहे तो गाड़ी बिल्कुल फिट चलती है। आपने गाड़ी ले ली, अब उसकी ट्यूनिंग ना करवाएं साल साल 2-2 साल तो वो तबाह हो जाएगी। फिर क्या होता है, इंजन पूरा, वो कहते हैं जी अब इंजन है आपका होगा, आपकी गाड़ी जो है वो अब इसका इंजन होगा। जब इंजन होता है तो वो एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि इतने किलोमीटर तक आपने आराम से चलानी है, इसके ऊपर ज्यादा आपने बोझ नहीं डालना। तो इसी तरह हम कहते हैं जब बीमारी ज्यादा बिगड़ जाती है तो हम कहते हैं भाईजान अब इसका ये भी होगा, ये भी होगा, इसको परहेज भी करनी पड़ेगी, आपको ये खाना पड़ेगा। तो बेहतर नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने बाद या तो अपने टेस्ट करवाते रहें, 3-4 महीने बाद टेस्ट नहीं तो किसी अच्छे तबीब से जाके मशवरा कर लें, उसे पल्स चेक करवा लें। अच्छा, पल्स चेक करने से अभी भी पता चल जाती है, तशख़ीस हो जाती है? मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मैं पहले पल्स चेक करता हूँ, उसके बाद ज़ाहरी तशख़ीस, आपकी आइज़, नोज़, ये आपके एयर, आपकी पूरी बॉडी, आपका कलर, आपकी ज़ुबान, अगर आपकी ज़ुबान सफ़ेद है तो आपकी ये बीमारियाँ हैं, पीली है तो ये बीमारियाँ हैं, सुर्खी माइल है तो ये बीमारियाँ हैं, अगर ब्लैकेज है तो ये बीमारियाँ हैं, कट आ रहे हैं तो ये बीमारी है। अगर कुछ किस तरह पता चलता है कि ज़ुबान क्लियर है, आपको कोई बीमारी नहीं है? उसमें अगर आपकी ज़ुबान हल्की सुर्खी माइल है तो आप बिल्कुल फिट है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर तेज़ सुर्खी माइल है, छाले बने हुए तो फिर आपका मर्ज है। इसी तरह यूरिन है, उससे भी हम बाज़ोकात कई पेशेंट का यूरिन मंगवाते हैं। अब यूरिन अगर उसका वाइट कलर में आ रहा है, गाढ़ा आ रहा है, तो इसका मतलब उसके गुर्दों से पास आ रही है। अगर यूरिन आपका पीले कलर में, हद से ज्यादा पीला आ रहा है, जलन के साथ आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर तहलील वाक़या हो रही है, अंदर इन्फेक्शन है, जख्म है, अंदर बुखार वाली कैफियत है, उससे इंसान के अंदर निढालपन, सुस्ती, काहली आ जाती। ठीक है, अगर उसका यूरिन ब्लैकेज है तो इसका मतलब इसके अंदर सौदा की जाती खुश्की है, ड्राइनेस है, ऐसे पेशेंट का यूरिन कम आता है। इसी तरह ब्लड है, ब्लड से हम बीमारियों का बता देते हैं। अगर आपको कट लगे तो अगर आपको कट लगने से खून वहीं पे जम गया, इसका मतलब आपका खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ठीक है, आपके अंदर ठंडक है, रतूबात की ज्यादती है। अगर आपने कट लगा आपके और खून रुक ही नहीं रहा तो इसका मतलब आपके अंदर हद से ज्यादा ड्राइनेस है, खुश्की बहुत है, तो खुश्की को कम करें। अगर आपको ब्लड लगा है लेकिन ना ही ये कट लगा है, ब्लड ना ही ज्यादा निकला ना ही कम निकला, लेकिन तकलीफ बहुत है। कई लोगों को कट लग जाए ना, ब्लड निकलता, तकलीफ बहुत होती है, इसका मतलब उसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह आंखें हैं, अगर वाइट है तो असाबियत है, खून की कमी है, हद से ज्यादा वाइट आ रही है। अगर वो उसके अंदर पिलाहट बहुत ज्यादा आ रही तो हम फौरन कह नहीं देते इसको यरकान हो गया, यानी कि इसके अंदर पिलाहट है, पीलिया हो गया। अच्छा, अगर आजकल के मौसम की बात कीजिए कि चल तो ठंड रही है लेकिन आंखों में जलन रहती है, क्यों? ये ना दो चीजें हैं। आंखों में जलन, हमारे जो इन्वायरमेंट है ना, जिस जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री एरिया बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत है, फिर ये डस्ट इतनी ज्यादा है। अक्सर औकात आप देखें रोडों पे काम हो रहा होता है, हम जाते हैं, हम आइस का ख्याल नहीं करते, डस्ट पड़ी, हमने हल्का से ऐसे कर लिया। कभी भी ऐसा हुआ आपने हाथों से ऐसे नहीं करना, वो आपके इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ये बड़ी नाजुक होती है। आपने क्या करना, ठंडा पानी लेके उसके छींटे मारने हैं, ठीक है, या जमजम का पानी लें, वो आंखों में डाल लें। मैंने एक नुस्खा बताया था, आपके प्रोग्राम में भी बताया था कि आंखों के लिए बड़ा बेहतरीन है अर्के गुलाब, आंखों के लिए बड़ा बेहतरीन है शहद। और अगर इन दिनों में एलर्जी फील हो तो मुंडी बूटी बड़ी बेहतरीन है, रात को भिगो दें, सुबह उसका पानी पी लें, अर्के गुलाब आंखों में डालें। उसके अलावा जमजम का 1 नंबर पानी ओरिजिनल आपके पास हो, 60 ml में 2 चुटकी नमक डाल
दें बारीक वाला जो घरों में होता है, बिल्कुल पाउडर वाइट कलर का डाल दें, हल करके दोनों साइडों पे एक एक कतरा डाल लिया चुभेगा करें। नहीं? बिल्कुल भी नहीं, अर्के गुलाब से भी कम चुभता है, इनके चुभता ही नहीं है। अच्छा, अगर मेकअप की वजह से आंखों में इन्फेक्शन हो रहा हो? और दूसरा मेकअप के हवाले से भी फुल एहतियात किया जाए। देखें आइज़ अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि एक साइड पे इंसान की सारी वो नेमतें रख दी जाए और एक साइड पे सिर्फ आंख रख दी जाए तो आंख का पलड़ा भारी होता है। ये अल्लाह ताला की देखें इतनी खूबसूरत दुनिया आप किससे देखते हैं? आंखों से। हम किसी को कहें ना कि आपको ₹1 करोड़ देते हैं कि आप अपनी एक आंख दे दें, तो देंगे? कभी भी नहीं देंगे। आइज़ जो है, और आइज़ ही है जिससे आप अब खाना काबा जाते हैं तो खाना काबा देखते हैं, आइज़ है जिससे आप कुरान पढ़ते हैं, आइज़ है जिससे आप खूबसूरत दुनिया देखते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में क्या क्या पैदा किया है, और आंखों से देख के तो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल और यकीन बढ़ जाता है कि वाकई ये रब ने कितने ज़बरदस्त शाहकार पैदा किए हैं। तो इससे ये खूबसूरती को भी बढ़ाती है। तो इसलिए आइज़ के हवाले से बिल्कुल भी हल्की सी भी हलकस ना करें। अगर आपकी आइज़ को थोड़ा सा भी मसला है तो फौरी तौर पे इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ फरहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने ये बताने की कोशिश की कि अगर आपको किडनी में पत्थर है या आपको पित्ते में कोई मसला चल रहा है, पित्ते में पत्थर है, तो एक दफ़ा आपने ये नुस्खे ज़रूर जो है वो यूज़ करने हैं, इस्तेमाल करने हैं। शायद आपको इससे कोई फ़ायदा हो सकता है, आप दवाइयों से या ऑपरेट से बच सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। Be unveiled, so then I'll finally know what the plan is. We were supposed to get status